हाय फ्रेंड्स, यह है सेट संख्या 53 और आप देख रहे हैं प्रतिभा एजुकेशन। हम लोग टेस्ट श्रृंखला लगा रहे हैं यूपीएससीपीटी 2021 के लिए और यह है सेट संख्या 53। इस सेट में यह पहला प्रश्न है और पूरे 100 प्रश्नों के सेट की बात करें तो ये प्रश्न संख्या 21 है। आधुनिक भारत से क्वेश्चनों का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और चलिए ये प्रश्न संख्या 21 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न? कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित बारदोली सत्याग्रह। अगर आपको बारदोली सत्याग्रह याद आ रही हो तो थोड़ा उसे याद कीजिए, क्योंकि इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है मुख्य मांग क्या था? क्या किसान के ऋण का माफ करना, या भूमि जोतने वाले भूस्वामित्व प्रदान करना, या असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना, या बढ़ी हुई लगान की वापसी करना। तो ये बात है भैया 1928 की। और 1928 में ये अगस्त 1928 में जो है इस क्षेत्र में व्यापक तनाव उत्पन्न हो गया था। और ये व्यापक तनाव इसलिए उत्पन्न हुआ था कि ब्रिटिश अधिकारी जो थे ये 1926 में लगान में 30% वृद्धि करने का इन्होंने निर्णय लिया था। इसी के विरोध में जो है यह बारडोली सत्याग्रह आरंभ हुआ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इसी के लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो 30% जो वृद्धि हुआ है इसके लिए जो है बारडोली जांच समिति का जो है गठन किया, और जिसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। और ये जांच समिति जो थी ये 30% जो लगान में वृद्धि हुआ था इसको ही अनुचित मान रहे थे, गलत मान रहे थे, और इसी के वापसी के लिए ये आंदोलन आमंत्रित किए हुए थे। तो ये जो है मुख्य मुद्दा इसका ये था कि ये बढ़ी हुई लगान की वापसी के लिए जो है ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह जांच समिति गठित किया गया था कांग्रेस द्वारा। इसमें बात करें तो इसमें जो है पूरे तालुका में 13 को छावनी जो है कामगारों के लिए शिविर स्थापित किया गया था, और इसी में जो है महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और इसके बाद जो है इनके नाम के आगे सरदार लग गया था। इसमें जो है महिलाओं के लामबंदी पर इस आंदोलन में विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन के समर्थन में ये बात आपको ध्यान रखनी है बीटी से संबंधित कि इसमें KM मुंशी और लालजी नारंगी ये जो है बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये दोनों व्यक्ति जो है त्याग पत्र दे देते हैं। ये बात आपको पीटी से संबंधित ध्यान रखनी है। तो इस समिति का विश्लेषण करने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की, और उस समिति ने जांच के बाद पाया कि ये जो राजस्व में 30% की जो वृद्धि की गई थी लगान में ये गलत थी। और इसके बाद जो है इस समिति ने 6.03% के लगान की वृद्धि की अनुशंसा की। तो ये बात भी आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। संख्या 22 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा प्रारंभ ये असीम प्लेटफॉर्म क्या है? तो यदि इस क्वेश्चन को आपको यदि सॉल्व करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये असीम के शब्द का अर्थ समझना होगा, तब इसको समझ पाएंगे। तो ये असीम का मतलब ये था, असीम का मतलब कि कुछ न कुछ संभावित चीज़ों को ये दिखा रहा है। इसका मतलब है कि कुशल जो कार्यबल बाजार है हमारे भारत में उसमें मांग और आपूर्ति के, यानी कि कुशल कर्मचारी उसको मिले इस कुशल बाजार को, इसके आपूर्ति को पाटने के लिए सरकार ने जो है ये असीम प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ये बात इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि स्किल्ड जो लेबर है, कार्यबल है, स्किल्ड लेबर को जो है आजीविका के संधारणीय उसको अवसर मिल जाए, इसको खोजने में ये सहायता करता है ये असीम पोर्टल। व्यावसायिक दक्षता बढ़ेगा, इससे जो है विकास को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म को उद्योग संबंधित कौशल प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। स्वदेश स्किल कार्ड के तहत आवेदन करने वाले, इसमें जो है स्वदेश स्किल कार्ड के तहत जो व्यक्ति आवेदन करेंगे तो भारतीय राज्यों के श्रमिक प्रवासियों और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो कोविड-19 के दौरान बाहर से भारत में वापस आए हैं, तो इन सबको जो है इन भारतीय नागरिकों को डेटाबेस को असीम पोर्टल के साथ जो है एकीकृत किया गया है, ताकि ये जो है यहाँ पर कुशल कार्य बाजार है और ये जो स्किल लेबर है इस दोनों के अंतर को पाटा जा सके। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। तो पोर्टल में जो है एक और विशेषता आपको ध्यान रखने की, इसमें जो है सूचना संबंधी 3 इंटरफेस है। एक नियोक्ता का पोर्टल है जिसे कार्यबल की जरूरत है, दूसरा जो है डैशबोर्ड है जिसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं, विश्लेषण और रुझान देख सकते हैं, और तीसरा जो है इंटरफेस उम्मीदवार के आवेदन के लिए है जो इस कुशल कार्यबल बाजार के लिए आवेदन करता है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। ये विभिन्न क्षेत्र में कुशल कार्यबल के मांग आपूर्ति अंतराल को समाप्त करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है भैया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान किए गए पुलिस सुधार यानी रिफॉर्म्स जो हुए, इसके संदर्भ में आपको बताना है। और यदि आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पता हो तो इन्होंने जो पुलिस रिफॉर्म्स किया इस पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। अब चलिए देखते हैं कथनों को चेक करते हैं कौन सा सही है। पहला कथन ये कहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हलकों या थानों की स्थापना की जिनकी अध्यक्षता यूरोपीय दरोगाओं द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर जो है ये पहला कथन जो है यहाँ पर गलत है। पहला कथन ये गलत है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हलकों और थानों की स्थापना तो की, ये बात तो सही है, लेकिन ये यहाँ पर यूरोपीय दरोगाओं की भर्ती की जानी थी, ये गलत है। यहाँ पर जो है भारतीय दरोगाओं की भर्ती की जानी थी और इसलिए जो है ये गलत हो गया। और यदि विकल्प एक गलत है तो डी और ए जो है यहाँ पर कथन एक गलत होने के कारण गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है कि जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि जमींदारों को जो है उनके पुलिस कार्य से मुक्त कर दिया गया और जिलों को जो है थाने या 20 से 30 मील के पुलिस क्षेत्राधिकार की इकाई में पूरा जिला को जो है 20 से 30 मील के एक थाना, इतना दूरी पर जो है एक एक थाना स्थापित कर दिया गया जिलों में। तो यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर कथन सही है। दूसरा कथन यदि सही है दूसरा कथन सही है, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। गांवों में गांव के चौकीदारों द्वारा पुलिसिंग यानी कर्तव्य ड्यूटी के निर्वहन को जारी रखा गया, जो कि आज भी है और आज भी आप इसे देख सकते हैं। गांव में पुलिस कर्तव्यों का निष्पादन जो है ग्रामीण चौकीदारों द्वारा किया जाता रहा और इस पद का प्रबंधन ग्रामीणों द्वारा आज के डेट में भी चौकीदार होते हैं। तो इस प्रकार जो है पुलिस काफी डकैती जैसे बड़े अपराधों को कम करने में सफल हुई। यहाँ पर जो है 2-3 कथन सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न यहाँ पर यह है निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे लूनर मारिया का सही वर्णन करता है। तो लूनर यानी कि ये चंद्रमा से संबंधित है और ये जो है चंद्रमा के सतह पर विद्यमान क्रेटर और ज्वालामुखी संरचनाएं से संबंधित है ये लूनर मारिया। तो चंद्रमा के पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक यानी कि ज्वार बंधन के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक होने के कारण यानी कि ज्वार बंधन होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग हम इसी भाग को देख पाते हैं, इसके पीछे भाग को नहीं देख पाते हैं। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह फलक विमुख या सुदूर फलक से सदैव भिन्न होता है और यहीं पर जो है ज्वालामुखी क्रेटर यानी कि इसके सम्मुख वाले भाग में लूनर मारिया नामक अंधकारमय क्षेत्र, जो ब्लैक स्पॉट आप देखते हैं, ये लूनर मारिया वाला सामने वाले भाग में ये ब्लैक स्पॉट होते हैं। और शोध पत्र के अनुसार लूनर मारिया में इस ब्लैक स्पॉट में यूरेनियम, थोरियम जैसे कुछ तत्वों के रेडियोधर्मी छाया चंद्रमा की विषमता के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और ये क्रेटर ये जो ब्लैक वाले स्पॉट क्षेत्र होते हैं यही जो है ज्वालामुखी संरचनाएं माने जाते हैं। तो ये बात आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि नमक सत्याग्रह निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला कथन ये कह रहा है महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून को भंग किया। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। ये जो हिस्टोरिकल दांडी मार्च है इसका आरंभ जो है 12 मार्च 1930 को हुआ और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी जो कि गुजरात में दांडी नामक जगह पे महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग किए जाने के साथ जो है यह नमक सत्याग्रह संपन्न हुआ। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। पहला कथन सही है तो यहाँ पर सही नहीं निकालना है, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा और बाकी अभी चेक करना पड़ेगा। दूसरे की बात करें तो के कलप्पन ने तंजौर तट पर बेदवारान तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। क्या के कलप्पन ने तंजौर तट पर बेदवारान तक मार्च का आयोजन किया? तो नहीं, यहाँ पर के कलप्पन ने नहीं किया, ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यहीं पर जो है कंफ्यूजन हो गई कि इन्होंने जो है तंजौर तट पर जो है सी राजगोपालाचारी ने किया और यहाँ पर जो है दूसरा जो कथन है ये गलत है। दूसरा कथन यदि गलत है तो यहाँ पर विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे, डी भी गलत हो जाएंगे। इसका उत्तर निकल के आ गया कि 1 और 3 जो है इसमें सही है। सरोजिनी नायडू ने धारसाना नमक फैक्ट्री का अहिंसक मार्च किया, तो यहाँ पर जो है ये सही है। अब बात करें के कलप्पन की, तो के कलप्पन नमक कानून भंग करने के लिए ये जो के कलप्पन की बात कर रहे हैं ये जो है कालीकट से पन्ना पयानूर तक जो है इन्होंने पद यात्रा की, कालीकट से पयानूर तक, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। और उसके बाद ये जो सरोजिनी नायडू है, ये सरोजिनी नायडू 21 मई को ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें ये जो धारसाना नमक गए थे इसमें जो है इमाम साहब जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है पीटी के लिए। उसके बाद मणिकलाल जो कि गांधी जी का पुत्र था वो भी इसमें शामिल थे और कुल मिलाकर 2000 लोगों के समूह ने जो है धारसाना नमक फैक्ट्री पे जो है धावा बोला था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और 3 से 20 लोग जो है घायल भी हो गए थे। ये बात भी जो है आपको इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं। 1-3 विकल्प यहाँ पर सही है, विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न यहाँ पर यह है सुर्खियों में रहे स्थल है और उसकी अवस्थिति है, इस दोनों के बारे में बताना है
और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही सम्मिलित है। तो पहला ये कह रहा है कि क्या हागिया सोफिया जो है ये तुर्की से संबंधित है। तो हाल ही में जो है ये समाचार में रहा है, और ये जो है लगभग 1500 वर्ष पुरानी जो है एक प्राचीन यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल एक संरचना है, जो कि 1500 वर्ष पुरानी है। हाल ही में जो है इसको एक मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए जो है ये सुर्खियों में रहा है। पहले जो है ये एक कैथेड्रल यानी कि गिरजाघर हुआ करता था, लेकिन 1930 के दशक में, यदि आपको पता हो खिलाफत आंदोलन हुआ था भारत में, क्यों हुआ था, तो 1930 के दशक में तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को बंद कर दिया गया ताकि देश अधिक से अधिक जो है धर्मनिरपेक्ष बने, और उसको संग्रहालय बना दिया धर्मनिरपेक्षता के लिए। लेकिन हाल ही में जो है इसे मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर तुर्की जो है ये पहला सही है, तो यहाँ पर जो है विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि भाषण चार द्वीप क्या ये इंडोनेशिया से संबंधित है। क्या ये भाषण चार द्वीप इंडोनेशिया से संबंधित है। तो भाषण चार द्वीप की बात करें तो यह एक निर्जन द्वीप है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव नहीं रहता है। ये एक निर्जन द्वीप है, और यह बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए यहाँ पर आश्रय गृह स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर निर्मित कराए हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है 1 लाख लोगों के लिए आश्रय स्थलों का जो है निर्माण बांग्लादेश सरकार द्वारा कराया गया है। इसलिए भाषण चार द्वीप जो है रोहिंग्या से संबंधित है, ये इंडोनेशिया में नहीं है, ये बांग्लादेश के नियंत्रण में है। इसलिए जो है दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है और यहाँ पर जो है दूसरा गलत है, पहला है सही। तीसरा ये कह रहा है कि पसाखा जो कि क्या भूटान से संबंधित है। तो बात करें पसाखा की, तो अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक संयोजकता और संपर्क के प्रोत्साहन है। तो भारत ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ व्यापार का एक नया मार्ग खोला है। नया व्यापार का मार्ग जो है दक्षिण पूर्वी भूटान में पसाखा के निकट अहल्य मार्ग से खोला गया है। ये पसाखा के निकट अहल मार्ग से भारत और भूटान के लिए व्यापारिक मार्ग खोला गया है, तो इसलिए जो है ये सुर्खियों में रहा है। तो ये जो है पहला और तीसरा कथन सही है, पहला तीसरा सही है, तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था। तो भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह ये क्या था। तो व्यक्तिगत तो 1940 में जो है वायसराय लिनथुगो थे। 1940 में भारत के वायसराय लिनथुगो थे, और उन्होंने जो है अगस्त प्रस्ताव तैयार किया था, और इसमें उबंधी था कि युद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो इसके बाद जो है भारत के प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेंगे। वैसन जो है वो निकाय बनाया जाएगा जो कि संविधान के निर्माण करेगा, और इसका जो है मुख्य लक्ष्य रहेगा कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त हो। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1940 में, अगस्त 1940 में वर्धा में एक बैठक आयोजित होता है, जिसमें इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है तथा अपने अभिशासन को कहा जाता है कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए भैया आप। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा दरवाजे में कील के समान मृत इनको डायलॉग में बताते हैं। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है भी इस पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत जो है महात्मा गांधी भी जो है इस पे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि ये भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिले। इन्होंने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसके लिए आरंभ किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसलिए आरंभ किया क्योंकि ये हिंसा नहीं चाहते थे, तो इसलिए जो है इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आरंभ किया। उसके बाद बात करें तो आचार्य विनोबा भावे, इसमें आचार्य विनोबा भावे जो है वे पहले सत्याग्रही बने थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये दूसरे सत्याग्रही बने थे। वहीं ब्रह्मदत्त की बात करें तो ये तीसरे सत्याग्रही बने थे। तो ऐसे ही आप इन तीनों को ध्यान रख सकते हैं, और इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 15 मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर विकल्प ए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न यहाँ पे ये करा है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रायः सुर्खियों में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सेफ्टी संवाद जो है ये क्वाड इसके सदस्य हैं। तो आपको पता हो क्वाड जो है मुख्य रूप से यदि इसे भारत मान लिया जाए तो यहाँ पे चाइना है, और चाइना को जो है चारों तरफ से घेरने के लिए क्वाड का जो है गठन किया गया है, जिसमें ये भारत यहाँ पे शामिल है, और यहाँ से जापान शामिल है, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और यहाँ से यूएसए शामिल है, ताकि इसे जो है चारों तरफ से घेरा जा सके। और इसीलिए जो है इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत इसके बीच। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि क्वाड के सदस्य हैं, तो इसमें भारत है, जापान है, रसिया नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 1, 2, 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। विकल्प ए जो है इसमें सही है, क्योंकि 3 को गलत कर देने पर और 1, 2, 4 जो है इसमें सही उत्तर है, यानी भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है इसमें शामिल है क्वाड में। सबसे पहले बात करें तो इसे जो है 2007 में जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इसके द्वारा जो है अन्य 3 देश के नेताओं के समर्थन के साथ जो है इसको आरंभ किया गया था। हालांकि इसे जो है मुख्य रूप से जो है चीन के जो आर्थिक स्थिति बढ़ रहा है, उसका जो सैन्य शक्ति बढ़ रहा है, और खास करके दक्षिण चीन सागर वाले भाग में, हिंद महासागर भाग में, तो इसके प्रतिक्रिया के रूप में जो है इसका गठन को देखा जाता है। और फरवरी
2008 में चीन के राजनयिक विरोध के कारण जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें से निकल गया था। तो अस्थायी रूप से, यानी अस्थायी रूप से नहीं ये जो क्वाड का विकास है ये बाधित हो गया था। लेकिन 2017 में जब आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, 2017 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जो है फिर इसको क्वाड को पुनर्जीवित करने पर बात की गई। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तो अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न यहाँ पर ये कर रहा है, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है और बताना है कि ये जो परिच्छेद है ये किस अधिनियम के तहत इसमें संदर्भित किया गया है। राष्ट्रवादी इस अधिनियम से पूर्णतः असंतुष्ट थे। उनका मत था कि जैसे इसमें उनकी मांगों का उपहास किया गया है। अब उन्होंने बजट और सार्वजनिक वित्त पर मताधिकार के साथ गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की मांग की। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर का नारा नहीं दिया। तो ये जो है कौन से अधिनियम से संबंधित है, तो ये जो है आपको पता हो तो ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1992 से संबंधित है और विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 9 से बढ़ाकर इसी में जो है 16 की गई थी। इसमें जो है कुछ सदस्यों को नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड और आदि के माध्यम से जो है इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट नहीं। परंतु लेकिन ये लोग जो है ना उसके बाद जो है सरकारी सदस्यों का जो है इसमें अभी भी बहुमत था और सदस्यों का जो है वार्षिक बजट पर चर्चा करने का, इसमें जो सदस्य थे उसको वार्षिक बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, संशोधित करने के लिए प्रस्ताव नहीं दे सकते थे। प्रश्न पूछने का इनको अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने या उत्तर पर चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। तो ये 1892 का जो अधिनियम है ये जो है 1909 तक के इसके कार्यकाल के दौरान 1 वर्ष में औसतन केवल जो है इसमें 13 दिन का जो है औसतन इसमें इसका बैठक हुआ था। ये भी बात जो है इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी अधिनियम से जो है राष्ट्रवादी लोग जो है काफ़ी असंतुष्ट थे, क्योंकि इनको न बजट पर जो है मत का अधिकार दिया गया था, न उस पर बोलने का अधिकार दिया गया था। इसलिए इन्होंने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि सरकार द्वारा हाल ही में प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो ये प्रज्ञाता गाइडलाइन जो है किससे संबंधित है, तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस की बात करें तो ये जो है डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के, डिजिटल शिक्षा जो है एजुकेशन इसकी सुविधा प्रदान करने के संबंध में है। और इसको जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये गाइडलाइंस जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब ये चेंज हो गया है। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस में ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण सम्मिलित है। इसमें 8 चरण में जो है इस गाइडलाइंस में होंगे। एक योजना, उसके बाद समीक्षा, फिर व्यवस्था, फिर मार्गदर्शन, उसके बाद वाक निर्दिष्ट करना, ट्रैक करना और सराहना। इन 8 प्रकार से जो है ये डैशबोर्ड चलेंगे और शिक्षा जो है सबके पास पहुंचाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय को बंद कर दिया गया था, तो इससे जो है काफ़ी बच्चे जो है बच्चों का जो है एजुकेशन ठप रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने जो है कोशिश की है और देशों को जो है ये बताने का प्रयास किया है कि जो बच्चे वंचित रह गए थे उनके लिए प्रयास किए जाए। और इस प्रकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की है। चलिए मिलते हैं अगले